दिन ढल रहा था। खाट पर लेटा भोला बुखार से तप रहा था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उसकी माँ दुर्गा और दादी माई जी चिंतित होकर उसके सिरहाने बैठी थीं। पिता करमचंद परेशान होकर गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाए। वैद्य जी ने आते ही भोला की नब्ज देखी। उन्होंने माथे पर हाथ रखा और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। ये मामूली बुखार नहीं है, इसके शरीर में गंभीर बीमारी हो गई है। इसे ठीक करने के लिए एक विशेष औषधि की जरूरत है। ये किस प्रकार की औषधि है वैद्य जी? उस औषधि का मूल्य 100 सोने की मुहरें हैं। 100 सोने की मुहरें? हे भगवान, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल से पैसे होते हैं। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वैद्य जी, कोई और उपाय नहीं है क्या? नहीं, यही एकमात्र रास्ता है। अगर इलाज में देरी हुई तो भोला को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वैद्य जी अपनी बात कहकर चले गए। घर में उदासी और खामोशी फैल गई। करमचंद, तुम हिम्मत मत हारो, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। माँ, मैंने जमींदार विजय से पहले ही कर्ज ले रखा है। अगर हम उससे और पैसे मांगते हैं तो वह हमारी सारी जमीन और घर तक ले लेगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही करमचंद और दुर्गा ने एक फैसला लिया। दुर्गा, अगर मुझे 100 सोने की मोहरें जल्दी कमानी है तो मुझे उस खतरनाक और घने जंगल में जाना होगा। वहां की लकड़ियां बहुत कीमती होती हैं। लेकिन वह जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें भोला को बचाना है। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोला का देखभाल कौन करेगा? अम्मा जी है ना, वो देख लेंगी। बेटा, अगर हम ना लौटे तो कभी हार मत मानना। वे दोनों भारी मन से जंगल की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाने लगे। घने पेड़ों के बीच वे लकड़ियां काट ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों से एक भयानक दहाड़ गूंजी। एक भूखा शेर उन पर झपट पड़ा और उनकी चीखें उस सन्नाटे में दब कर रह गईं। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। भोला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसके माता पिता भी अब तक नहीं लौटे थे। वैद्य जी, मेरा भोला कमजोर होता जा रहा है। माई जी, भोला की हालत ठीक नहीं है। हमें उसका इलाज जल्द ही शुरू करना होगा, नहीं तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने पोते को नहीं खो सकती वैद्य जी। मैं इस घर को बेचकर अपने पोते का इलाज करवाऊंगी। मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा है। भोला की तबीयत ठीक हो गई। गांव के रास्ते से 2 औरतें जा रही थीं। उन्होंने देखा कि भोला का घर उदास और सूना है। बेचारा भोला, सुना है उसके माता पिता करमचंद और दुर्गा उसके इलाज के लिए जंगल गए थे, पर उन्हें एक शेर खा गया। बहुत बुरा हुआ भोला के साथ, लेकिन शुक्र है उसकी दादी अभी हैं। चलो, वह उसका पालन पोषण अच्छे से कर लेंगी। ये बातें पास खड़ा लालची जमींदार विजय सुन रहा था। उसके दिमाग में तुरंत एक शैतानी योजना बनी। वो अपनी चाल चलते हुए माई जी के पास आया। अरे रे 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 रे, क्या हो गया माई जी, क्या हो गया? एक पड़ोस की औरत जमींदार को देखकर बोली,
देखो जमींदार कितना अच्छा है, सबके सुख दुख में रहता है। अरे करमचंद, अगर तुझे जाना ही था तो मुझसे कर्ज लेने से पहले चला जाता। कैसा कर्ज जमींदार जी? ये दोनों मेरे पास कर्ज मांगने के लिए आए थे कि बेटे का इलाज कराना है, मुझे 500 सोने की मोहरें दे दो। तो मैंने इन्हें 500 सोने की मोहरें दी थी, फिर भी ये जंगल में जाकर इतनी बड़ी गलती कर दिए। कैसी बातें कर रहे हो जमींदार जी? अगर आपने उन्हें धन दिया होता तो वे जंगल जाते ही क्यों? गांव की चौपाल में कुछ बूढ़े लोग बैठे थे, वही पुरानी बातें कर रहे थे। याद है घनश्याम की नाव जब डूब गई थी तो जमींदार ने कहा था कि उसने उसे 100 सोने की मोहरें दी थी। हाँ, बेचारे की विधवा से सारा खेत ले लिया था। अब वही चाल भोला पर चल रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे मेरे 100 सोने की मोहरें चाहिए, अभी के अभी। ये झूठा आरोप और जमींदार का गुस्सा देखकर माई जी सदमे में चली गईं। उनका दिल इस धोखे को सह नहीं पाया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। माई जी की मृत्यु के बाद भोला पूरी तरह से टूट चुका था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दादी, आप मुझे भी छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला रह गया हूँ। मेरे पास कोई नहीं है। मेरे माता पिता तो पहले ही चले गए थे और आप भी। अब तो मैं अनाथ हो गया हूँ दादी। अभी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, तभी वहां जमींदार विजय आ जाता है। भोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझसे जो 500 सोने के सिक्कों का कर्ज लिया है, उसे तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। जमींदार जी, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है। एक घर था, वो भी मेरे इलाज में चला गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा कर्ज वापस दे दो। मैं कहां से दूं? आप ही कुछ रास्ता बताइए। तुम एक लकड़हारे के बेटे हो, तो तुम जंगल से लकड़ियां काट कर लाना। मैं उसे तुमसे उचित दाम पर खरीदूंगा और उसमें से आधे से तुम मेरा कर्ज चुकाना और आधे से अपना खर्च चलाना। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बेटा, तू तो मेरे चंगुल में फंस गया है। भोला जमींदार विजय के लिए लकड़ियां काटकर लाने लगा। जमींदार उसे हर बार 2 सोने के सिक्के देता था। उसमें से एक वो अपने पास रख लेता और एक भोला को देता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। भोला बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे अपने खाने के लिए भी मुश्किल से एक सिक्का मिलता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा और भूखा ही मर जाऊंगा। माँ, अगर तू होती तो शायद मुझे ऐसे नहीं रहना पड़ता। एक दिन उसने सोचा कि वो मालिक से ज्यादा पैसे मांगेगा। जब भोला ढेर सारी लकड़ियां लेकर विजय के पास पहुंचा, तो विजय ने उसे 4 सोने के सिक्के दिए। अरे भोला, तेरे माता पिता ने मुझसे कर्ज लिया तो क्या हुआ? आखिर तू भी तो इंसान ही है। तू जितनी मेहनत करेगा, मैं उसका उचित दाम दूंगा। विजय की बात सुनकर भोला बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि विजय एक अच्छा आदमी है। वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। भोला की तबीयत लगातार खराब चल रही थी।
जिससे वो कई दिनों तक जंगल से लकड़ियां लाने नहीं जा पाया। जमींदार विजय को जब ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया। वो सीधा भोला की झोपड़ी पर पहुंचा और उसे बेरहमी से पीटने लगा। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे मत मारिए। तू मेरे से जुबान लड़ाएगा? तू मेरे को जानता नहीं। शुक्र मना, मैं तेरे से मूलधन ही मांग रहा हूं। कोई और होता तो तेरे से ब्याज भी मांगता, तब समझ में आता। सेठ जी, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तेरी माफी से मेरा घर नहीं चलता। मेरे 500 सोने की मोहरों का क्या होगा? जी जमींदार जी, आगे से मैं ख्याल रखूंगा। तबीयत भी खराब रहेगी तो भी मैं जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आऊंगा। अगली सुबह भोला बहुत जल्दी उठ गया। पिछली रात की पिटाई और जमींदार की धमकी ने उसके मन में एक डर बैठा दिया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ियां लाएगा ताकि जमींदार खुश होकर उसे ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के दे। रोज की तरह वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा इकट्ठा किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। जाते जाते वो बड़बड़ा रहा था। आज मालिक मुझे ज्यादा सिक्के देंगे। कल मैं लकड़ियां नहीं लाया था तो आज उसके बदले और ज्यादा लकड़ियां लेकर जाऊंगा ताकि मालिक बहुत खुश हो जाएं। भोला गट्ठा लेकर जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार के साथ 2 व्यापारी बैठे हुए थे। वहां रख दो। भोला ने लकड़ियों का गट्ठा वहां रख दिया। मालिक, खाने को कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, रुको मैं देता हूं। ये लो, बाकी का हिसाब तुमसे बाद में कर लूंगा। ये कहकर जमींदार ने तुरंत एक सोने का सिक्का भोला को दिया, जिसे देखकर दोनों व्यापारी हैरान रह गए। ये तो अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां हैं। बड़े कम दाम में ले ली तुमने उससे, है ना? हाँ, इतनी अच्छी लकड़ियों के तो कम से कम 10 सिक्के मिलने ही चाहिए। जमींदार विजय हंसते हुए दोनों को समझाने लगा। मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि उसके माता पिता ने मुझसे पहले ही कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए वह उसका ब्याज भी चुकाता है, इसलिए मैं इतनी सस्ती लकड़ियां लेता हूँ। सुनो भोला, तुमने वह लकड़ी कितने में दी? 2 सोने के सिक्के में। 2 सोने के सिक्के में? अरे वह लकड़ी तो कम से कम 10 से 12 सोने के सिक्कों की थी। हम क्या करें मालिक, जमींदार की बात टाल नहीं सकते। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, तो तुम मुझे लकड़ियाँ बेच सकते हो। मैं तुमको उसका उचित दाम दूंगा। लेकिन जमींदार जी ये बात नहीं मानेंगे। भोला अपनी पूरी कहानी सुनाता है। अगर तुम ऐसे ही इतनी सस्ती लकड़ी बेचते रहोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन तुम उस जमींदार का कभी कर्ज नहीं भर पाओगे। तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। क्यों नहीं? चलो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। वह कैसे? तुम जमींदार से बात करो कि तुम उसे हर रोज 10 सोने के सिक्के दोगे, और ऐसा करके 50 दिन में तुम उसका पूरा कर्ज उतार दोगे। भोला ने हिम्मत करके ये बात जमींदार विजय से जाकर कही। जमींदार गुस्से से तमतमा गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। उसे डर था कि अगर वो भोला पर ज्यादा दबाव बनाता तो महाराज को खबर लगने पर वो उसे कारागार में डाल देते। फिर जमींदार विजय भोला की बात पर हाँ कह देता है। जमींदार के घर से निकलने के बाद भोला का मन बेचैन था। वो सोच में पड़ा था कि क्या वे व्यापारी सच कह रहे थे
या बस मुझे बहका रहे थे। क्या सच में लकड़ियों का दाम ज्यादा है? क्या जमींदार मुझे धोखा दे रहा था? निराश होकर उसने मन ही मन फैसला किया। पता नहीं वो व्यापारी सही कह रहा था या फिर वैसे ही झूठ बोल रहा था, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ और लकड़ियाँ सही दाम पर ही बेचूंगा। वैसे भी मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं बची है। भोला जंगल में जाता है और वहाँ से अच्छी लकड़ियाँ काटकर सीधे व्यापारी रमेश के घर जाता है। रमेश उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अरे भोला, तुम आ गए। लाओ देखूं, कितनी अच्छी लकड़ियां लाए हो तुम। भाई इसके तो मैं तुम्हें 15 सोने के सिक्के दूंगा। ये लो। रमेश ने बिना कोई मोल भाव किए 15 सिक्के भोला के हाथ में रख दिए। भोला हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मालिक, आप चाहते तो आप भी जमींदार की तरह मेरा लाभ उठा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो भोला, मैं कभी भी ईमानदारी के ही पैसे कमाता हूँ। किसी को धोखा देना या बेईमानी से धन कमाना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन फिर भी मालिक। सभी व्यापारी एक जैसे नहीं होते भोला। ये सुनकर भोला को एक नई उम्मीद मिली। रमेश ने देखा कि शाम हो चुकी है और भोला भूखा है। और हाँ, अब तो रात भी होने वाली है, तो तुम एक काम करना, मेरे घर से ही खाना खाकर जाना। कुछ देर बाद वे दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। भोला को बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला था। वो जल्दी जल्दी खाने लगा, जैसे सालों से भूखा हो। आराम से खाओ भोला, जल्दी किस बात की है? आराम से। जी मालिक, जब से मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए, तब से मैं पहली बार इतना स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरी बेटी नैनावती। हम दोनों का ख्याल यही रखती है। खाना खाने के बाद भोला और व्यापारी रमेश आराम से बातें करने लगे। रमेश ने भोला को जंगल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। बेटा भोला, शायद तुम्हें नहीं पता, तुम जहाँ से लकड़ियाँ लाते हो वो अच्छी गुणवत्ता की तो है ही, लेकिन तुम जैसे जैसे जंगल के अंदर जाओगे, जंगल के बीच मौजूद झरने के पास की सारी लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं। उनकी गुणवत्ता उत्तम होती है। रमेश की आवाज में गंभीरता थी। लेकिन वहां कभी जाने की सोचना भी मत, क्योंकि वहां अभी तक जितने भी लोग गए हैं, कोई वापस लौट कर नहीं आया है। इसलिए बेटा, जीवन से कीमती चीज कोई नहीं है। मैं समझ गया सेठ जी। वहाँ क्या बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं? हाँ, झरने के आसपास बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। उनसे बचना नामुमकिन है। क्या आपने कभी वहाँ की लकड़ियाँ देखी हैं? मैंने तो झरने के पास की लकड़ी नहीं देखी, लेकिन सुना बहुत है। लकड़ियों को तो देखकर ही बता देता हूँ कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। आखिर मैं लकड़ियों का ही व्यापारी हूँ। मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि किस लकड़ी का दाम क्या लगाना है। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, रात होने को है। अगली सुबह भोला फिर से जंगल की ओर जाने लगा। उसका मन रमेश की बातों में उलझा हुआ था। जैसा सेठ जी ने बताया था कि वहाँ की लकड़ियाँ बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती हैं और उसका दाम भी अच्छा मिलता है, वो दिखती कैसी होंगी? फिर उसने अपने विचारों को झटक दिया। छोड़ भोला, तुझे क्या करना है, बस किसी तरह मैं वो कर्ज चुका दूं, उसके बाद मैं भी अपना अच्छे से जीवन यापन करूंगा। ये सोचकर भोला जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। शाम होने पर वो लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर लौटने लगा। तभी उसने देखा कि रमेश
उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। आ गए भोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भोला को लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है। क्या बात है सेठ जी, मैंने कुछ गलती की है क्या? नहीं बेटा, तुम क्या गलती कर सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? मैं कोई एक ऐसा ईमानदार और नेक लड़का खोज रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। कोई मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से ही करवा दूं। भोला हैरान रह गया। लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम जमींदार विजय से लिया कर्ज चुका लो, तभी जाकर मैं तुम्हारी शादी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारे पर किसी प्रकार से बोझ बने। ये सुनकर भोला खुशी से भर गया। उसका दिल उम्मीद और खुशी से उछल पड़ा। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। जब रमेश ने भोला से अपनी बेटी नैनावती की शादी करने के लिए कहा, तो भोला के मन में एक नया सपना जाग उठा। उसने सोचा, अगर सेठ जी अपनी बेटी की शादी मेरे से कर देंगे तो मैं उसको लेकर कहाँ रहूंगा, इसलिए मुझे अपने लिए घर खरीदना ही होगा। भोला, अब तो तुझे उस जंगल के बीच से उस उत्तम गुणवत्ता वाली लकड़ी को लाना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। चल भोला, चल। ये सोचते हुए भोला अगले दिन जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर जाने लगा। वो अंदर की ओर जाता गया और अंधेरा और भी घना होता गया। वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। इधर रमेश अपने घर पर खड़े थे, सोचते रहे। रात होने को है, लेकिन अभी तक भोला का कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद रात हो गई, तब भी भोला वापस नहीं आया। रमेश ने मन ही मन सोचा, लगता है उसने वही गलती की जो सभी लोग करते हैं। ज्यादा लालच के चक्कर में वह जंगल के बीच में गया होगा, जिससे उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा होगा। रमेश को भोला का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। फिर वो भोला की झोपड़ी पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां भी भोला नहीं है। मैंने उससे मना किया था कि तू जंगल के बीच मत जाना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। रमेश समझ जाते हैं कि अब भोला नहीं बचा। फिर शाम को वो अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी उन्हें किसी आदमी के आने की आहट सुनाई देती है। जब वो नजदीक आता है तो देखते हैं कि ये तो भोला है और उसके साथ एक औरत भी थी। भोला, तुम्हें मैंने मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें क्या जरूरत थी जंगल के बीच जाने की? सेठ जी, ये देखिए कैसी लकड़ी है। रमेश ने लकड़ी को देखा और हैरान रह गए। यह तो बिल्कुल उत्तम गुणवत्ता की लकड़ी है। इसके तुम्हें 50 सोने के सिक्के नहीं, 500 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन आज के बाद तुम फिर कभी मत जाना। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सेठ जी, अगर ऐसी गलती मैंने पहले कर दी होती तो मेरी माँ कब की मिल चुकी होती और शायद मेरे पिताजी भी मेरे साथ होते। तब रमेश की नजर भोला के साथ खड़ी औरत पर गई। वो भौचक्के रह गए। तब तो बहुत अच्छा हुआ। इतनी अच्छी लकड़ी भी तुम्हें मिल गई और तुम्हारी माँ भी तुम्हें मिल गई। अब तुम जमींदार का कर्ज आसानी से चुका दोगे। कर्ज? कैसा कर्ज? मेरी माँ ने तो बताया कि उस जमींदार से कोई कर्ज नहीं लिया गया था। उसने मेरे परिवार से झूठ बोला। अब तो इसका फैसला महाराज ही करेंगे। अगले दिन भोला, उसकी माँ दुर्गा और जमींदार विजय राज दरबार में हाजिर होते हैं। जमींदार ने राजा के सामने अपनी सफाई में कई झूठ बोले, लेकिन भोला और उसकी माँ के पास सारे सबूत थे। अंत में जमींदार विजय की गलती साबित हो जाती है। जमींदार विजय ने भोला के साथ सिर्फ धोखा नहीं किया, बल्कि उसके जीवन को बिल्कुल नर्क बना दिया था। यह देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। भोला,
अब तो उस जमींदार को उसके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन तुम अपनी माँ को कैसे बचा कर ले आए? कम से कम यह तो बता दो। महाराज, यह कहानी मैं फिर कभी बताऊंगा।